जी जी, अस्सलाम वालेकुम वसीम। मेरे ख्याल स्टार्ट करते हैं, इट्स ऑलमोस्ट द टाइम। स्टार्ट करें। जी ओके जी। हाँ हमारे साथ वसीम है, हेड ऑफ रिसर्च। जी वसीम, यू कैन स्टार्ट। जी, आप स्क्रीन थोड़ा बड़ी अगर आप कर दें। जी जी, अभी हम थोड़ा सा इकॉनमी में पहले डिस्कस करेंगे, देन हम स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करेंगे। आई एम मोहम्मद वसीम, हेड ऑफ रिसर्च, और मेरे साथ मुबशर अनीस हैं, हमारे हेड ऑफ इक्विटीज़ फॉर कन्वेंशनल फंड्स। नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज़ आ जाएं। जी, अभी रिसेंटली जो एलएसएम का मार्च का नंबर रिलीज हुआ है, तकरीबन 22% की वाई ऑन वाई ग्रोथ हमने मार्च 2021 के अंदर देखी। और 9 महीने की अगर हम बात करें तो 9 मंथ्स के अंदर तकरीबन 9% जो है ग्रोथ आई है एलएसएम इंडेक्स के अंदर। प्राइमरीली उसकी एक वजह जो अभी हमें आगे चल के भी नज़र आएगी, वो लो बेस इफेक्ट है। लास्ट ईयर जैसे का ग्राफ में नज़र आ रहा है, अप्रैल 2020 में एलएसएम इंडेक्स जो है 85.59 पॉइंट्स के ऊपर आ गया था, जब बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था कंपनी के अंदर। एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हमें नज़र आया लास्ट ईयर के अंदर, 2020 के आखिरी क्वार्टर के अंदर, जिसमें तकरीबन 25% का एक डिक्लाइन हमें एलएसएम के अंदर नज़र आया। तो वो एक बेनिफिट आपको इस साल जो उस तरह से नज़र आ रहा होगा कि लो बेस की वजह से इस साल जो आखिरी क्वार्टर होगा उसके अंदर एक अच्छी खासी हमें ग्रोथ नज़र आ रही होगी, जो कि अभी हमें आना शुरू भी हो चुकी है। जैसे मार्च की मैं अभी बात कर रहा था कि 22% की ग्रोथ है, इसी तरह से अप्रैल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर हमें लगता है कि आ जाएगा। इसी तरह से आखिरी क्वार्टर के अंदर हमें लगता है कि लास्ट ईयर का जितना डिक्लाइन था शायद उतनी ग्रोथ है, उससे थोड़ा बेहतर ही ग्रोथ का नंबर आ सकता है। फुल ईयर की बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से डबल डिजिट के अंदर कंफर्टेबली एलएसएम की ग्रोथ होगी। मिड टीन्स के अंदर एलएसएम की ग्रोथ आ सकती है, जो कि प्राइमरीली हमारी जीडीपी को डिराइव कर रही होगी। इस साल की जीडीपी जो हम पहले भी कोट करते आ रहे हैं, 3.5-4% के लगभग जीडीपी का नंबर आ सकता है इस साल। उसमें से प्राइमरीली जो है वो एलएसएम है, देन कुछ एग्रीकल्चर की साइड भी है जो कि काफ़ी बेहतर परफॉर्म करके मेजर क्रॉप्स में एक्सेप्ट कॉटन तमाम क्रॉप्स के टारगेट्स जो है वो टारगेट से बेहतर ही जो है वो क्रॉप्स रही हैं। वीट है या राइस है या मेज़ है या शुगर केन है, तमाम क्रॉप्स ने काफ़ी बेहतर परफॉर्म किया। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जीडीपी का नंबर काफ़ी बेहतर होगा इस साल पिछले साल की नस्बत। अगली साइड पे प्लीज आ जाए। जी हाँ, अभी रिसेंटली फिस्कल के नंबर्स भी जो है रिलीज हुए हैं। 9 मंथ्स का जो है अभी तक डेटा आ चुका है फिस्कल ऑपरेशंस का। अगर हम बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की, 3.76 ट्रिलियन की टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन रही फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर, और नॉन टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन 1.23 ट्रिलियन के लगभग रही, जो कि लास्ट ईयर के से हम थोड़ा सा ग्रोथ हमें नज़र आ रहा है। इसी तरह से हमें जो है अगर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर हम देखते हैं तो ये स्लाइडली एक डिक्लाइन है। एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर तो हमें ग्रोथ नज़र आ रही है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, क्योंकि जीडीपी की में ग्रोथ ज़्यादा नज़र आ रही है, इसलिए उसका थोड़ा सा एक इफेक्ट है। एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो तकरीबन 450 अरब रुपये से करंट एक्सपेंडिचर बढ़े हैं, और तकरीबन 50 अरब रुपये के लगभग आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के अंदर कमी आई है। प्राइमरी बैलेंस की बात करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पिछले 10 सालों का सबसे बेहतरीन नंबर इस वक्त हमें 2021 में नज़र आया। 450 अरब रुपये का प्राइमरी सरप्लस हमें नज़र आ रहा है पहले 9 महीनों के अंदर। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी देखें तो 1% ऑफ जीडीपी का प्राइमरी सरप्लस रहा फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर। और फिजिकल डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 1652 अरब रुपये का फिजिकल डेफिसिट रहा 9 मंथ्स के अंदर, वर्सेस 1686 बिलियन का जो डेफिसिट था लास्ट ईयर। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी यहाँ पर हमें अप्रूवमेंट नजर आई। 3.6% का जो है फिजिकल डेफिसिट रहा इस साल का, 2021 का अभी तक का 9 मंथ्स का। फुल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो आईएमएफ के जो अभी रिपोर्ट रिलीज हुई थी, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट को भी रिवाइज किया है, पीआर कलेक्शन का और बाकी दूसरे नंबर्स भी देखें तो 7.2% आईएमएफ ने टारगेट किया है 2021 का फिजिकल डेफिसिट का। मेरे ख्याल से शायद उससे बेहतर नंबर आ सकता है अगर ये आखिरी क्वार्टर के अंदर, चूँकि रेवेन्यू कलेक्शन भी बेहतर होगी। लास्ट ईयर तो आखिरी क्वार्टर के अंदर एलएसएम में डिक्लाइन था, इंडस्ट्री बंद थी तो रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो सकी, तो नहीं हो सकी थी, तो इसलिए लास्ट क्वार्टर
लास्ट ईयर 2020 में फोर्थ क्वार्टर का जो फिस्कल डेफिसिट था वो काफ़ी बढ़कर आया था। तो इस साल भी बढ़कर तो आएगा। पहले 3 क्वार्टर्स के अंदर डेफिसिट कम होता है, नॉर्मली फोर्थ क्वार्टर में ज़्यादा होता है, कुछ ग्रांट्स वगैरह की इशुएंस होती हैं, सब्सिडीज वगैरह की इशुएंस होती हैं, खर्चे आखिरी क्वार्टर के अंदर नॉर्मली ज़्यादा करते हैं। तो वो बढ़कर तो आएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैनेज नंबर होगा। हम कंफर्टेबली जो IMF का टारगेट है उसके अंदर अंदर हम रह के फिस्कल डेफिसिट का नंबर हम आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज। एक्सटर्नल साइड पे अगर हम बात करते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 2018 से लेकर अभी तक कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट हमें नज़र आई। मॉनेटरी टाइटनिंग, करेंसी डेप्रिसिएशन ने उसने अपना एक रोल प्ले किया। 19 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कि 6.1% बन जाता है GDP का, वो कम होकर 1.7% ऑफ GDP रह गया, वो $4.5 बिलियन के ऊपर आ गया। इस साल अगर हम बात करते हैं तो $950 मिलियन का इनफैक्ट सरप्लस हमें देखने में नज़र आया 9 मंथ्स के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1.5% ऑफ था GDP का करंट अकाउंट डेफिसिट इन 9 मंथ्स के अंदर, और इस साल वो सरप्लस के अंदर खड़ा है ये नंबर। तो इसको जब हम पूरे साल के ऊपर देखते हैं तो अभी जो अप्रैल का भी नंबर जो आ रहा है रेमिटेंसेस का, वो काफ़ी बेहतर है। रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आई हैं $2.8 बिलियन का। हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है या ये बैलेंस नंबर ही आए, और फुल ईयर की बेसिस पे हमें शायद थोड़ा सरप्लस का नंबर ही नज़र आ रहा हो करंट अकाउंट का। या माइडली हो सकता है कि शायद माइडली डेफिसिट भी हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल से सरप्लस शो हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम जो है हमें लगता है कि 2022 के अंदर हमें नज़र आती है सितंबर ऑनवर्ड्स। यहाँ से आगे चल के हमें डॉलर फ्लोज भी काफ़ी बेहतर लगते हैं। IMF का जो है वो रिव्यू अभी आना है जून के अंदर। वहाँ वो अगर ठीक गुजर जाता है तो तकरीबन $1 बिलियन की ट्रांच वहाँ से आ सकती है। फिर SDR इश्यूएंस की बात हो रही है जो हम पहले भी कर चुके हैं, तकरीबन लगभग $2.3 बिलियन वहाँ से इनफ्लो आ सकता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। एंड देन फिर सितंबर में भी एक ट्रांच IMF की आ सकती है $700-750 मिलियन की। तो एक्सटर्नल फ्लोज हमें लगता है थोड़ा बेहतर रहेंगे यहाँ अगले 4-5 महीने के अंदर। लेकिन वहाँ से ऑनवर्ड्स हमें लगता है जैसे वैक्सीनेशन चल रही है दुनिया के अंदर और कमोडिटी प्राइसेस जो है थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पर ही है, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ सकता है फर्दर। और उस साइड पर हमें थोड़े से प्रॉब्लम्स लगते हैं कि अगले साल आ सकते हैं। अगले साल का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 2.5 से 3% ऑफ GDP का हो सकता है। वसीम थोड़ी सी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट हाँ वसीम। जी 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 जी, अभी सही आ रही है वसीम जी? आवाज़ नहीं आ रही? आपकी आवाज़ मुझे सही आ रही है। मुबशर, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी वसीम, थोड़ी सी आपकी आवाज ना डिस्टॉर्ट हो रही थी थोड़ा सा। आपकी आवाज में थोड़ा सा गालिबन एको है। आई थिंक आप थोड़ा सा माइक को थोड़ा सा दूर कर लें तो आई थिंक वो इनको सही आएगी आवाज। ओके। जी वसीम थोड़ा सा अभी आवाज़ बेहतर है? हाँ, अब बहुत बेहतर, अब तो बहुत बेहतर है जी। चले, ठीक है। अच्छा क्रिस्प आवाज है अब तो जी। जी। अच्छा, स्लाइड्स काइंडली अगर आप दोबारा शेयर कर दें। अच्छा, ये जो स्लाइड है ना, इसमें एंड पे आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी। आपने जहाँ 9 मंथ्स का नहीं, बताया था ना मुझे सब। स्लाइड मेरे सामने आ नहीं रही अभी। अभी अच्छा, एक सेकंड ठहरिएगा। ये शायद रीसेट हो गया या जी, अब आ रही है? जी जी बिल्कुल। ओके, ये थोड़ा सा एंड पे बता दीजिएगा कि आपने कहा कि 9 मंथ्स में सरप्लस है, तो फुल ईयर में आप कैसे देख रहे हैं यहाँ से फुल ईयर स्टार्ट? में भी थोड़ा सरप्लस आ सकता है, बेहतर नंबर आ सकता है। अभी तक के हिसाब से हम अप्रैल के रेमिटेंसेस का फ्लो भी देखते हैं तो वो बेहतर ही आया है। $2.8 बिलियन का रेमिटेंसेस आया है, हिस्टोरिक हाई नंबर है। मेरे ख्याल से अगले जो 4-5 महीने होंगे वो तो मैनेजेबल हमें लगता है कि हो सकते हैं। रेमिटेंसेस के फ्लोज भी बेहतर हैं, तो दूसरा फाइनेंशियल अकाउंट से भी हमें लगता है कि सपोर्ट बेहतर रहेगी। एक्सटर्नल फ्लोज का भी बेहतर रहेंगे। IMF की एक रिव्यू है जून के अंदर, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो $1 बिलियन वहां से आ सकते हैं। फिर SDR इशुएंस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 का, उस फिजिकल ईयर 22 के अंदर वहां से $2.8 बिलियन आ सकते हैं। और फिर सितंबर में भी एक IMF की
का रिव्यू होगा जो कि $750 मिलियन मिल सकता है अगर वो भी गुजर जाता है सही से। तो वहां से ऑनवर्ड्स हमें लगता है कि थोड़ा जैसे इकोनॉमीज खुल रही हैं, ग्लोबली डिमांड पिकअप कर रही है, सप्लाई उस तरह से पिकअप नहीं कर पा रही, कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी ऊपर हैं। मुझे लगता है कि ट्रेड बैलेंस का नंबर जो है वो थोड़ा सा डिटीरियोरेट हो सकता है। अगर हम 2018 की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट जो गुड्स एंड सर्विसेज का मिलाकर था वो $37 बिलियन के करीब था। तो उसके आसपास या $33-34 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट का नंबर 2022 के अंदर हमें नजर आ सकता है। थोड़ा सा रेमिटेंसेस के अंदर भी अगर इकोनॉमीज खुलती है, ट्रेवल खुलता है, तो वहां पे भी थोड़ा सा हमें लगता है कि प्रेशर आ सकता है। तो ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 2022 का वो हमें लगता है कि 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी बन सकता है। थोड़े से हमें एक्सटर्नल साइड पे सितंबर बियॉन्ड जो है वो हमें लगता है कि कंसर्न्स आ सकते हैं जिस तरह से चीजें आगे मूव होती हुई अभी के हिसाब से हमें लग रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज। करेंसी पे हम बात करें, जैसे हमने अभी डिस्कस भी किया कि नियर टर्म के अंदर हमें 3-4 महीने के अंदर हमें फ्लोज काफ़ी बेहतर लग रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर। एक्स्ट्रा हमें डॉलर इनफ्लोज बेहतर लग रहा है। तो मार्च 2021 का जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट था वो तकरीबन 100.5 के ऊपर था। काफ़ी टाइम के बाद 100 क्रॉस किया है रियर। यहाँ से अगर हम बात करें मार्च के एंड से लेकर अभी तक, तो रुपया जो है डेप्रिशिएट किया 2% से। तो मेरे ख्याल से शायद ये इसी 100 के आसपास जो है स्टेट बैंक रियर जो है वो मेंटेन करेगा। 155 के लगभग हम कह सकते हैं कि जून क्लोजिंग आ सकती है रुपए की, और वहां से ऑनवर्ड जो है हम 4 से 5% का करेंसी डेप्रिसिएशन हम देखते हैं। फॉर इंस्टेंस हमें लगता है कि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर का जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 2.5 से 3% की रेंज में आ सकता है, और हमारा इन्फ्लेशन अगले साल का 8% के लगभग लगता है। तो वो उस हिसाब से हमें लगता है कि शायद 5% जैसी करेंसी डेप्रिसिएशन 2022 के अंदर हम देख सकते हैं। जी, इन्फ्लेशन के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो जी ये साल 2021 का एवरेज इन्फ्लेशन हमारे ख्याल से 9% हो सकता है, और अगले साल तकरीबन 8% का एवरेज इन्फ्लेशन का नंबर आ सकता है। अभी जो है अगले कुछ महीने हमें 11% के लगभग इन्फ्लेशन हमें नजर आ सकती है। जुलाई ऑनवर्ड्स जो है वो इन्फ्लेशन जो है नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब अभी ये देखना बाकी है कि नए टैक्स मेजर्स गवर्नमेंट क्या लगाती है सेल्स टैक्स के अंदर, कहाँ कहाँ पर एग्जेम्पशंस खत्म करती हैं, तो उसका एक कितना इम्पैक्ट आता है। हमने रफली अपने बेस केस के अंदर 100 बेसिस पॉइंट का एक इम्पैक्ट न्यू टैक्स मेजर्स का लिया हुआ है ऑलरेडी। उससे ऊपर नीचे अगर कोई नंबर होता है तो डेफिनेटली हमारी इन्फ्लेशन एजम्पशन भी चेंज हो जाएगी। तो बहरहाल अभी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अगले कुछ महीने इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा एलिवेटेड ही रहेगी, और उसके बाद से थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाएगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, तो अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी वो हमें लगता है कि थोड़ा सा स्टेट बैंक ने जो लास्ट टाइम भी एक अपना स्टांस दिया था ब्रॉडली अनचेंज का, तो शायद वो स्टेटस को रखें। कोविड की थर्ड वेव अभी चल रही है, चीज़ें अभी उस तरह से इनके वो ग्रोथ जो है उस तरह से इनको इनके जो टारगेट कर रहे हैं उस तरह से नहीं आ रही शायद। तो इनका आगे भी ग्रोथ के ऊपर फोकस रहेगा, तो थोड़ा सा शायद जो है अभी इनके पास जगह है 4-5 महीने शायद जो है ये रेट हाइक ना करें, और फिर जो कह लें कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ जो है फिस्कल ईयर 2022 का, उसमें रेट हाइक जो है वो एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल हम 150 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक जो है इस करंट इकोनॉमिक साइकिल के अंदर हम देख रहे हैं। जो कि स्टेट बैंक ने उनकी जो गाइडेंस थी उसमें उन्होंने काफ़ी क्लियरली बताया कि एक तो ग्रेजुअल रेट हाइक होगा, और थोड़ा सा जो है और माइल्डली पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स रखेंगे, और फिर एवरेज रियल इंटरेस्ट रेट्स पे ओवर द पीरियड जो है वो चले जाएंगे। तो एवरेज रियल इंटरेस्ट रेट्स अगर हम देखते हैं तो वो 1.5 से 2% के बीच में रहे हैं, तो हमारे ख्याल से इतना ही जो है रेट हाइक बन जाएगा। चूँकि 2022 का अगर सेकेंड हाफ देखते हैं फिस्कल ईयर का, तो उसमें एवरेज इन्फ्लेशन 7-7.5% के आसपास बन रही हो, 7.25 के लगभग 7.3 7.4। तो वहां से तकरीबन देखते हैं तो 8.5 से 9% की रेंज के अंदर जो है वो पॉलिसी रेट होना चाहिए। जी, नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज। मुबशर इस पे जरा अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। जी, जहाँ तक वैल्यूएशंस की बात करते हैं, जो रेड लाइन सिग्निफाई कर रही है ये हमारा हिस्टोरिक क्रॉस सिक्लिकल जो जनवरी 2006 से मई 2021 तक का एवरेज जो अक्रॉस साइकिल प्रीमियम है अर्निंग्स यील्ड का,
हमारे 10 ईयर के पेपर्स है वो तकरीबन आप देख रहे होंगे तकरीबन 1.5 to 1.7% का है। करंटली बीच में बहुत बढ़ गया था मार्केट, बहुत चलने के बाद ये 12% तक जिस तरह आपको एक स्पाइक नजर आ रहा है, उसके बाद काफी मार्केट चली है लास्ट 1 साल के अंदर। उसके बाद भी आई थिंक अभी वो नॉर्थ ऑफ 5.5% है। तो आई थिंक हिस्टोरिकल एवरेजेस से जो वैल्यूएशन गैप है वो अभी भी डिस्पाइट द फैक्ट कि 10 ईयर के पेपर ने ऑलरेडी कुछ इंक्रीज इंकॉर्पोरेट कर लिया सेकंड यूनिट्स ने, तब भी तकरीबन 5.5% का है, जो कि तकरीबन 1.7% का होना चाहिए हिस्टोरिकली रहा है। आई थिंक हम अभी भी तकरीबन 7 के अंडर 7 टू अराउंड 7.25 के पी पे चल रहे हैं। क्रॉस सिक्लिकली हमारा जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो तकरीबन 8.5 का है। तो आई थिंक री-रेटिंग का अभी री-रेटिंग में भी डबल डिजिट की ग्रोथ की गुंजाइश है। तो वैल्यूएशंस अक्रॉस द बोर्ड काफी हमें सस्ती लगती हैं हिस्टोरिकली भी। और अगर आप सेक्टर वाइज चीजें डिग डाउन करें, बड़े सेक्टर्स को भी देख लें, वो भी अपने हिस्टोरिकल मल्टीपल से काफी सिग्निफिकेंटली डिस्काउंट पे चल रहे हैं। तो वसीम सेकंड स्लाइड जी। यहाँ पर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि रिलेटिव एसेट क्लासेस से KC 100 लोकल इक्विटीज की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं दिसंबर 2010 से जो ट्रेंड नजर आ रहा है उसमें KC 100 इफ यू हैड इन्वेस्टेड 100 रुपीज इन दिसंबर 2010 वो अभी 382 रुपीज हो चुके होते हैं। तो आई थिंक काफी सारी गोल्ड में 235 हो चुके होते, टी बिल्स में अगर इन्वेस्ट किया होता 257 हो चुके होते, PIBs में 309। तो आई थिंक आप और डॉलर में 179। तो अगर आप अक्रॉस एसेट क्लासेस आई थिंक यहाँ पर लैंड प्रॉपर्टीज का रही है, लेकिन अगर एक देश पे देखा जाए तो वो भी उसको भी आउटफॉर्म किया होगा। तो आई थिंक कहने का मकसद ये है ओवर द स्टॉक्स एक्विटीज जो है वो सिग्निफिकेंटली अक्रॉस, अगर आप यहाँ तो 10 साल का दिया हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा पीछे भी ले जाए तो आई एम श्योर कि एक्विटीज का रिटर्न ज्यादातर एसेट क्लासेस को सिग्निफिकेंटली आउटफॉर्म किया हुआ है आई थिंक। और जहां तक रही लास्ट कुछ सालों में ऑब्वियसली हमारी डिविडेंड डील थोड़ी कंस्ट्रेंट रही है एनर्जी सेक्टर की वजह से। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट IMF प्रोग्राम के अंदर जो होते हुए भी हमें कुछ रिफॉर्म्स करने हैं, जिसमें हमने इनिशियल जो चीज की है वो है आपकी पेमेंट्स टू IPPs। आई थिंक आगे जाके 5-6 चीजों में काम करना है गवर्नमेंट ने, जिसमें ROEs जो निगोशिएट किए हैं प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर से, वो गवर्नमेंट वो जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी कम करने हैं हमें। तो आई थिंक हमारी डिविडेंड यील्ड जो थोड़ी कंस्ट्रेंट रही है वो भी आई थिंक नॉर्थ ऑफ 6 to 6.5% तक की हो जाएगी, जो कि रीजन में आई थिंक डबल के जो एशिया पैसिफिक का रीजन है उसमें इस जो एवरेज है उससे डबल है तकरीबन। तो आई थिंक जो रिफॉर्म्स हम लोग देख रहे हैं आगे जाते हुए, जिसपे ऑब्वियसली गवर्नमेंट का पेस काम करने का थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जो चीजें ऑन डिस्कशन में है उसमें मोटी चीज अगर मैं आपको बताऊं, जो एनर्जी सेक्टर की लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए जिससे हमारी काफी यील्ड बढ़ सकती है ओवरऑल KC 100 की, उसमें एक चीज शामिल है आपके जो CPEC के प्रोजेक्ट है उनका रिटर्न कम निगोशिएट करके कम करना, डेट सर्विसिंग का जो कंपोनेंट है वो 10 साल से 20 साल करना, आपके जो कलेक्शन लॉसेज हैं वो नॉर्थ ऑफ 8% है उसको 2-3% से कम करना, TND लॉसेज को अलाइन करना जिसमें ट्रांसमिशन और गवर्नेंस इश्यूज को रिजॉल्व करने के शामिल है। प्लस इसमें आप काफी सारे आपकी रिडंडेंट कैपेसिटीज जेनकोस की हैं 3 से 4 हजार की, उसको बंद करना जिससे आप तकरीबन नॉर्थ ऑफ 100 बिलियन सेव कर सकते हैं सालाना। प्लस जो डेट सर्विसिंग है आपके कोयले के नए जो प्लांट्स हैं और LNG के जो प्लांट्स हैं उसको अगर आप 10 साल से लॉन्गेट कर दें 20 साल में, तो तकरीबन वो भी 80-90 बिलियन की है आई थिंक सेविंग्स बन जाती हैं, जो कि आगे जाके जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ रही हैं उसको थोड़ा बहुत मिटिगेट कर देगा और लिक्विडिटी को थोड़ी सी इंप्रूव करने में मदद करेंगे ये। और जिसकी वजह से जो पावर सेक्टर हिस्टोरिकली जो काफी अच्छा पे आउट बड़ा कंपोनेंट था हमारे ओवरऑल सेक्टर KC 100 के पे आउट्स का, आई थिंक वो भी अनलॉक शायद हो जाए, वो होने लगेंगी आगे जाके वे। बाकी अगर हम दूसरे बड़े सेक्टर्स में बैंक्स की बात करें तो आई थिंक रिकरिंग थीम जो हम वसीम और आई थिंक पिछले डिस्कशंस पे भी हाईलाइट करते रहे हैं कि बड़े बैंक्स की जो अक्रॉस द बोर्ड अगर हमारे जो बैंकिंग स्पेस है उसके ROEs मिड टीन्स के अंदर है, बट दे आर स्टिल
trading between 0.6 to 0.7 की price to book. I think और offering dividend yields of around double digit. So I think बड़े बैंक्स को भी हम देखते हैं जो कि आपके इंडेक्स का मोर देन 20% है, तो उस वो भी काफी अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से काफी स्टीप डिस्काउंट पे हैं. तो आई थिंक और मूविंग फॉरवर्ड अगर हम एक और बड़ा सेक्टर देखते हैं फर्टिलाइजर्स, तो आई थिंक वो भी डबल डिजिट यील्ड्स कर रहे हैं ऑन ऑफर. जिस तरह वसीम ने हाईलाइट किया ग्लोबली फूड प्राइसेस और जिस तरीके से बढ़ी हैं, तो आई थिंक एग्रीकल्चर इनकम्स काफी इंप्रूव हुई हैं. तो आई थिंक और लोकली जो फर्टिलाइजर्स बिक रहे हैं वो काफी डिस्काउंट पे बिक रहे हैं रिलेटिव टू योर इंटरनेशनल प्राइसेस. सो यू हैव प्राइसिंग पावर इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट डिफरेंशियल फ्रॉम इंपोर्टेड प्राइस और फार्मर इनकम की वजह से. तो आई थिंक वहां से भी हम लोग देख रहे हैं कि वो अपनी डबल डिजिट यील्ड्स यहाँ से भी शायद बढ़ती हुई देख रहे हैं, और क्या अच्छे कैश फ्लोज है साइकिल में इस ओवरऑल सेक्टर में. आई थिंक अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स को देखें प्रॉफिटेबिलिटी के, तो वो काफी अच्छे रहे हैं लास्ट 3 क्वार्टर से. अर्निंग्स जो है ओवरऑल KC 100 की ओवरशूट करती रही हैं स्ट्रीट कंसेंसस से. हमने दिसंबर में नॉर्थ ऑफ बिफोर दिसंबर हमने 30-40% की इससे ज्यादा की अर्निंग्स ग्रोथ देखी ईयर ऑन ईयर. सितंबर वाले क्वार्टर में, दिसंबर वाले क्वार्टर में इट वाज मोर प्रोनाउंस्ड, मोर देन 50%. जो मार्च वाला क्वार्टर गुजरा है उसमें आई थिंक इट वाज नॉर्थ ऑफ 80% ओवरऑल की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ थी. तो आई थिंक वी सी दैट मोमेंटम जो अर्निंग्स ग्रोथ का है वो हम देख रहे हैं कि 4Q में भी कंटिन्यू रहेगा. ऑब्वियसली जिसमें काफी सारे जिस तरह अभी LSM की बात की, उसमें LSM ग्रोथ की वजह से काफी सिक्लिकल सेक्टर्स की सिक्लिकल कंपनीज के भी काफी अच्छी डबल डिजिट बल्कि मल्टीपल टाइम्स की ग्रोथ है. तो आई थिंक वी एक्सपेक्ट दैट टू एटलीस्ट कंटिन्यू इन द 4Q एज वेल. तो आई थिंक फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम नियर टर्म अर्निंग्स आउटलुक, तो आई थिंक चीजें काफी सस्ती हैं. आई थिंक डबल डिजिट ग्रोथ, डबल डिजिट रिटर्न्स की गुंजाइश है. और I think this should continue for the next few quarters. हरिल साहब ये डन. अगर आपके कोई सवाल हैं वसीम से या मुझसे. ओके, अच्छा कुछ सवाल हैं मेरे ज़हन में. एक वसीम आपसे सवाल है कि ये जो फेडरल बजट होता, फिस्कल डेफिसिट होता है, इसमें एक एलिमेंट होता है प्रोविंशियल सरप्लसेस का. सो इस साल आप उसको कैसा देख रहे हैं? वुड देयर बी एनी सरप्लसेस बाय प्रोविंसेस या देखें जी, अभी तक का जो नंबर आए हैं उसमें प्रोविंशियल सरप्लस काफी बेहतर रहा. 400 अरब रुपए से ऊपर का प्रोविंशियल सरप्लस अभी आया है 9 मंथ्स के अंदर. और नॉर्मली जो है आखिरी क्वार्टर में थोड़ा सा प्रोविंसेस खर्चा ज्यादा करते हैं तो वो नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है. वैसे हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट हाफ में नॉर्मली सरप्लस होता है और सेकेंड हाफ में डेफिसिट नॉर्मली रन करते हैं. तो इस दफा जो थर्ड क्वार्टर था उसमें भी एक अच्छा डिसेंट नंबर आ गया सरप्लस का. तो ओवरऑल देखेंगे पूरे साल की बेसिस के ऊपर आप देखेंगे तो वो प्रोविंशियल सरप्लस ही हमें लगता है कि शायद बन जाए, जो कि एक वन ऑफ द रीजंस थी कि इतना कंटेन रहा फिस्कल डेफिसिट इस साल का. और सेकेंडली आपको आइडिया होगा कि चूंकि 2 बड़े प्रोविंसेस जो हैं, इनफैक्ट तीसरा भी हम मिला लें, पंजाब में जो है वो PTI की गवर्नमेंट है, इसी तरह से ऐसे जो KPK में भी PTI की गवर्नमेंट है और बलूचिस्तान में भी कोalition के साथ है मेरे ख्याल से ये लोग. तो वहां पर काफी कंट्रोल किया इन्होंने खर्चों के ऊपर, एक्सपेंडिचर्स के ऊपर. तो उस वजह से एक बेहतर नंबर हमें नजर आया. और थर्डली एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि MOUs साइन हुए हैं. IMF ने अपनी रिपोर्ट में भी इसका डिस्कस किया कि प्रोविंसेस जो हैं वो इसके साथ मिलकर, फेडरेशन के साथ मिलकर जो वो काम करेंगे और जो फिस्कल के जो टारगेट्स हैं, जैसे प्रोविंशियल लेवल का सरप्लस या डेफिसिट का जो भी टारगेट है, वो कंसीडरिंग के अगर रेवेन्यू कलेक्शन उतना ही होती है जितना कि एस्टिमेट किया गया, तो उसको टारगेट्स को ये लोग मीट करेंगे. तो अभी तक के हिसाब से चूंकि नंबर्स बेहतर रहे हैं तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये नंबर साल के ऊपर भी थोड़ा सा बेहतर ही नजर आएगा. ओके. अच्छा, एक कुछ अभी मेरे ज़हन में जो सवाल है अभी, व्यूअर्स अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो प्लीज़ फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अच्छा, एक सवाल मेरा था, ये जो अभी MSCI इंडेक्स की रिकम्पोजिशन हुई है, तो इसमें हमने देखा कि TRG हैज़ बीन एडेड टू द मेन इंडेक्स और OGDC को डिलीट उसमें से आउट कर दिया गया. तो इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं मार्केट में? नेट इनफ्लोज होंगे या नेट आउटफ्लोज होंगे आपके ख्याल में?
अगर आप मुझसे पूछें नेट अमाउंट, तो आई थिंक नेट थोड़े बहुत इन्फ्लोज होंगे। जहां तक रहे इसके इम्पैक्ट की बात, आई थिंक रीबैलेंसिंग शुड बी ऑन 27 के आसपास, लेकिन आई थिंक 29 ऑलरेडी सॉरी आई थिंक दैट इज ऑलरेडी प्लेड आउट। जी। जिस तरह आपने डिसीजन के बाद इन तीनों जो स्टॉक्स को मेंशन किया उसकी प्राइस परफॉर्मेंस को देखा, तो आई थिंक दैट हैज मोर और लेस ऑलरेडी प्लेड आउट। और ऑब्वियसली ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए कि देयर इज इसकी एक मेथोडोलॉजी होती है MSCI की। तो आई थिंक प्रायर टू दिस डिसीजन बीइंग अनाउंस्ड ऑलरेडी काफी मतलब महीनों से शायद मार्केट ऑब्वियसली इसको प्रिडिक्ट कर रही थी, तो ऑब्वियसली कुछ हद तक ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका था, और आफ्टर दिस डिसीजन ऑब्वियसली ज्यादा प्रोमिनेंटली प्ले आउट हो चुका है। बट आई थिंक जो इसका इम्पैक्ट आना था वो मोर लेस ऑलरेडी आ चुका है। तो आई थिंक वेटिंग फॉर द एग्जैक्ट डेट, तो आई थिंक वो कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं होना चाहिए। होगा नहीं, बट नेट इनफ्लो अगर आता है तो दैट कैन बी अ स्लाइट बूस्ट हो सकता है market we obviously we are expecting inflows। जहाँ तक लिक्विडिटी की बात है, आई थिंक ओवरऑल लिक्विडिटी का इवेंट्स आगे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी जो पेमेंट्स रिलीज हुई हैं, डिसीजन हुआ है, ऑब्वियसली अभी फॉर्मली रिलीज नहीं हुई पेमेंट्स। आई थिंक IPPs की भी पेमेंट रिलीज होनी है, तो आई थिंक कैपिटल रिटर्न थोड़ा बहुत होगा उस पे आउट्स जो किए, जो गवर्नमेंट ने वापस इंजेक्शन किया है IPPs के अंदर। आई थिंक इक्विटी होल्डर्स को कैपिटल रिटर्न थोड़ा बहुत होगा, तो आई थिंक एक वो भी एक लिक्विडिटी इवेंट इन द ऑफिंग है। आई थिंक कुछ 6 माह बाद इससे बाकी बकिया पेमेंट्स भी आ जाएंगी। तो आई थिंक ओवरऑल ये भी एक लिक्विडिटी इवेंट है जो कि अगले कुछ महीनों तक आई थिंक आपको नजर आएगा। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन और जो था वो ये था कि ये जो बेसिकली जस्ट वांटेड टू कमेंट, आपने स्टार्ट डेट इस ग्राफ में जैसे different asset classes comparison में you have taken end of December 2010, and if I remember correctly at that time PIB की जो yield थी it was probably peak level या peak level से थोड़ा सा नीचे होगा, तो it was pretty high। सो उसकी वजह से अगर रिटर्न देखा जाए तो PIB का भी डिसेंट रिटर्न है, बट उसके बाद शायद ग्रेजुअली जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आई थी तो फिर ये PIB यील्ड्स भी कम होती गई थी। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा सवाल कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी है कि हमारी मार्केट जनरली एक रीजनल मार्केट से डिस्काउंट पे अवेलेबल होती है ड्यू टू पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड अदर फैक्टर्स। सो पॉलिटिक्स को कहाँ देख रहे हैं अभी, ये जो जहांगीर तरीन और एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर ग्रुप बनाया गया है, एक इस पे कमेंट कीजिएगा, और एक शौकत तरीन एज ए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इमरान खान ने भी जैसे कहा कि उनके दो ही एजेंडाज हैं, ग्रोथ एंड प्रोबेबली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इस पे एक कमेंट कीजिएगा। आई थिंक जिस पीरियड का ग्राफ आपके सामने है वो काफी वॉलेटाइल पीरियड ऑलरेडी रह चुका है एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड। लास्ट 10-11 साल जो थे काफी वॉलेटाइल थे। आई थिंक जिस डिस्पाइट दैट जो वैल्यूएशन का जो अभी जिस तरह जो डिस्काउंट है, जो डिफरेंशियल है हिस्टोरिकली आपके फिक्स्ड इनकम यील्ड से, वो बहुत बड़ा है। तो आई थिंक जो करंट डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस हैं वो ऑलरेडी इन सिनेरियोज को ऑलरेडी कैप्चर कर रही है। और आई थिंक जो पॉलिटिकल हिस्टोरिकली हमने देखा है कि अगर कोई इस तरह का पॉलिटिकल हिकअप आता है तो इट इज ऑब्वियसली शॉर्ट लिव्ड, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब वो कुछ दिनों में ही अनवाइंड हो जाता है। तो आई थिंक अगर कोई इस तरह का इवेंट हिस्टोरिकली हमने जो देखा है बेस्ड ऑन स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव हैड, पॉलिटिकल इवेंट्स हिकअप्स ऑब्वियसली चांस टू मतलब एक बाय ऑन डिप की आपको अपॉर्चुनिटी देता है, और वो ऑब्वियसली सबसाइड हो जाते हैं। और जिस तरह मैं इनिशियली कह रहा था कि आई थिंक ये जो 10 साल का पीरियड है काफी ऑलरेडी हिस्टोरिकली वॉलेटाइल रहा है, और उसके अंदर होने के बावजूद भी आई थिंक वैल्यूएशन जो गैप है वो बहुत बड़ा है। तो आई थिंक काफी सारी चीजें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है चीजों के अंदर। आई थिंक दैट शुड नॉट बी एन इशू। सेकंड जो आपका सवाल था शौकत तरीन के से रिलेटेड, आई थिंक ऑब्वियसली शौकत तरीन के प्रो ग्रोथ और हिस्टोरिकली समझे जाते हैं। लो इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने एक प्रायर टू बिकमिंग कमिंग टू ऑफिस भी काफी इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, और उनके आने से ऑब्वियसली मार्केट ने इनिशियली सेलिब्रेट भी किया था। जिस तरह आपको याद होगा सेकेंडरी मार्केट यील्ड भी जो है थोड़ी नीचे आई थी उनके आने के बाद। तो आई थिंक ओवरऑल यही गवर्नमेंट का फोकस लगता है कि
ग्रोथ का आई थिंक वी होप दैट जो पिछली बार की तरह कंज्यूमर डिमांड ड्रिवन ग्रोथ मॉडल से हम लोग शायद एक्सपोर्ट डिमांड ड्रिवन मॉडल की तरफ आए, उस पर शायद थोड़ा गवर्नमेंट का फोकस इस बार ज्यादा लग रहा है, तो आई थिंक दैट्स मोर सस्टेनेबल। लेकिन ऑब्वियसली जो विजन के साथ आई थिंक जो टॉप टू डाउन पॉलिटिकली जो चेंजेस हैं या जो वाइब्स मिल रही हैं वो प्रो ग्रोथ की है, तो आई थिंक दैट शुड सस्टेन योर इंडस्ट्रियल ग्रोथ फॉर द इन द नियर फ्यूचर, कुछ क्वार्टर्स तक इंशाल्लाह। Okay, do you see this ये जो forward block या एक pressure group बना है जहांगीर तरीन led, do you see any issues in the budget approval from especially Punjab Assembly and National Assembly? गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का आप देख रहे हैं या ये फिजल आउट हो जाएगा? आई थिंक फिजल आउट हो जाना चाहिए। आई थिंक बजट एटलीस्ट इस बजट वाले एस्पेक्ट को इसको इतना सिग्निफिकेंटली हम लोग नहीं देख रहे कि इतना इम्पैक्ट करना चाहिए इसे, जो बजट वाली एक्सरसाइज होगी। राइट, अच्छा एक सवाल था कि एक दो बेसिकली क्वेश्चंस हैं एंड इफ यू कैन कमेंट वसीम एंड एक तो ये था कि देयर आर सॉर्ट ऑफ रूमर्स इन द मार्केट के रोशन डिजिटल अकाउंट में जो इनफ्लोज आ रहे हैं प्रोबेबली ये लेवरेज पैसा है और क्योंकि बाहर मिडिल ईस्ट में और वहाँ बैंक्स जो हैं कुछ मल्टीपल्स पे आपको लेवरेज प्रोवाइड कर देते हैं और आर्बिट्राज बनाया जा रहा है, तो ये कितना सस्टेनेबल है? ये हॉट मनी तो नहीं है ओवरऑल, क्योंकि ये तकरीबन बिलियन प्लस डॉलर्स हो चुके हैं और मेरा ख्याल इंक्रीज हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक इस पे कमेंट कीजिएगा और एक ये कमेंट के जैसे वसीम ने कहा कि इंटरेस्ट रेट में आप राइज देख रहे हैं 150 बिप्स कंजर्वेटिवली, सो ये इंटरेस्ट रेट राइज जो है ये ग्रोथ वाले थीम को हर्ट तो नहीं करेगा? आई थिंक सॉरी आप वैसे में कमेंट कर। मैं इंटरेस्ट रेट वाले पे मैं कमेंट कर देता हूँ कि जी देखिए इंटरेस्ट रेट राइज जो है वो 150-200 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत ज्यादा हिट करेगा ग्रोथ को। उसका एक इम्पैक्ट जरूर आएगा, लेकिन ये ऐसा हाइक नहीं है जो हमने पिछले साइकिल में देखा या उससे पिछले साइकिल में देखा कि 5-6% जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, लाइक 6.25% का इनफैक्ट 5.75% से पॉलिसी रेट बढ़ के 13.25% हो गया। तो वो वैसा हाइक हमें नहीं लग रहा कि इतना बड़ा हाइक होगा। तो 150 से 200 बेसिस पॉइंट मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत मटीरियल इम्पैक्ट वो डालेगा शायद उसके ऊपर, ग्रोथ के ऊपर। बाकी जो आप रोशन डिजिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो लेवरेज होकर एक अमाउंट वहां से भी आ रही है, लेकिन उसका एक क्वांटम कितना है या उसकी डिटेल्स जो हैं वो अभी किसी भी फोरम पे या स्टेट बैंक ने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया। तो थोड़ा मुश्किल है इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखना, लेकिन हाँ इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ही लेना चाहिए कि मेरे ख्याल से ये चीज़ें जब तक आर्बिट्राज बन रहा है तो तब तक ये रहेंगी, कंटिन्यू करती हैं। फ्लोज अभी बेहतर हैं तो इसी वजह से हम कह भी रहे हैं कि एक्सटर्नल फ्लोज जो हैं ओवरऑल नियर टर्म के अंदर जैसे आरडीए के फ्लोज हो गए, रेमिटेंसेस के फ्लोज हो गए, और फिर दूसरा फाइनेंसिंग साइड से जो फ्लोज हैं वो नियर टर्म के अंदर बेहतर हैं। जैसे आईएमएफ के फ्लोज हैं, हमें लग रहा है कि अगले 4-5 महीने में एक डिसेंट अमाउंट आईएमएफ से भी हमें मिल जाएगी। तो वो करेंसी के ऊपर या एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर जो है हम उस पर ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके हैं। वहां से ऑनवर्ड्स हमें लगता है कि थोड़े से मसले हो सकते हैं एक्सटर्नल साइड के ऊपर सितंबर ऑनवर्ड्स, जो जहां पर ये चीजें शायद थोड़ा सा उस तरीके से ना हो। अच्छा एक और क्वेश्चन है कि डू यू सी जून में एफएटीएफ का भी सेशन है, सो इफ पाकिस्तान इज असाइंड वाइट लिस्टिंग, हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते हैं, तो डू यू सी एनी पॉजिटिविटी फॉर द मार्केट? इसमें इनफ्लोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, फॉरेन इनफ्लोज? आई थिंक अभी हम लोग वाइट लिस्टिंग को आई थिंक वी शुड जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं जनरली आई थिंक वी शुड स्टे इन ग्रे लिस्ट। हमने काफ़ी सारे
जो बेंचमार्क्स हैं उनको ऑब्वियसली उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस थी। जब हम इनिशियली स्टार्ट किए थे हम सिंगल डिजिट्स में थे, आई थिंक हम नॉर्थ ऑफ 20, 23, 24 पे कर चुके थे प्रोग्रेस काफ़ी। आई थिंक फॉर नाउ आई थिंक वी हम लोग एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हम लोग सिर्फ ग्रे लिस्ट में रहेंगे। वाइट लिस्टिंग ऑब्वियसली शुड बी अ ट्रिगर, ऑब्वियसली ऑप्टिक्स अच्छे होते हैं, गुड प्रेस मिलती है, लेकिन आई थिंक वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू चेंज, मतलब हम ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट पे जाने का इमीडिएट। क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो पैसिव फंड्स हैं और इंडेक्स ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स, वो तो मोस्ट लाइकली क्योंकि दे हैव टू फॉलो द इंडेक्स, तो वो तो एलोकेशन करते ही होंगे। बट एक्टिवली मैनेज फंड के लिए मेरा ख्याल है ये एक प्रॉबेबली एक शायद रिक्वायरमेंट होती होगी एज गवर्नेंस पॉलिसी ऑफ देयर ओन फंड्स के एटलीस्ट नहीं, that's not really the case, क्योंकि हमने recently कुछ एक्टिव पैसे का मूवमेंट देखा है पाकिस्तान की तरफ, स्पेशली इस एनवायरनमेंट में जब ग्लोबली इमर्जिंग लास्ट 10 सालों में यूएस की अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन फिनोमिनल। वहां से आपने देखा होगा लास्ट 10 सालों में काफी सारा इमर्जिंग मार्केट से नेट आउटफ्लो था। आई थिंक कुछ 5-6 महीनों से हम लोग देख रहे हैं वो चीज अनवाइंड होते हुए, स्पेशली जब वहां पर वैल्यूएशंस काफी फर्ती हो गई हैं। तो आई थिंक अब हम नॉट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में वापस पैसा आने लगा है, क्योंकि वो मल्टी ईयर लो पे ऑलरेडी एलोकेशंस हो गई थी काफी सारी जगहों पर। तो आई थिंक वो एक शिफ्ट आप अगले कुछ सालों में देखेंगे वापस इमर्जिंग मार्केट्स में। ओके, चलिए मेरे ख्याल यही कुछ पॉइंट्स थे जो इस डिस्कशन में मेरे माइंड में थे। थैंक यू मुबश्शिर एंड वसीम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। Okay viewers, we will end this webinar. Thank you for participating and we look forward to your interest in further webinars. Thank you.